बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी और वहाँ पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की टोटल 4 टाइप्स डिस्कस की थी, जिनमें 2 टाइप्स हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स थी। आज हम उन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये पता करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक वेक्टर सपोज किया है। सपोज ए वेक्टर ए, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है और उसके बाद मुझे एक स्केलर चाहिए। मैंने स्केलर को जनरली n से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये स्केलर जो है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या इस स्केलर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, यानी 0 से बड़ी हो सकती है, या इस स्केलर की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ 0 से छोटी हो तो वो नेगेटिव होती है और अगर कोई भी चीज़ 0 से बड़ी हो तो वो पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास यहाँ पर n की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या n 0 होगा या n ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 में 1, 2, 3, 0.2, 0.3 पॉजिटिव वैल्यूज हम लेंगे और नेगेटिव वैल्यूज में हमारे पास -1, -2, -3, -4.3 इस तरह से हम जो है वो वैल्यूज लेकर स्केलर्स की उन स्केलर्स को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है हम उसको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास ये वेक्टर ए जो है ये कोई फोर्स हो, मेरे पास फोर्स है 20 न्यूटन, तो इस 20 न्यूटन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। ये तो मेरे पास था वेक्टर ए। लेट्स सपोज ये डिस्प्लेसमेंट था 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो मैंने वो 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। अब फोर्स मेरे पास है 20 न्यूटन, तो न्यूटन तो मेरे पास कोई लेंथ ही नहीं है, इसको मैं स्केल से ड्रॉ ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम जो है वो स्केल कन्वर्जन कर लेते हैं। मैंने सपोज कर लिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 न्यूटन के इक्वल है, यानी अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं 20 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लूँगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने 20 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई है, तो ये 20 सेंटीमीटर की लाइन जो है ये 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम अगर इस फोर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, वो स्केलर 0 हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमारे पास 3 डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। तो पहला मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय n ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं पॉजिटिव नंबर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। दूसरा केस है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन बाय n लेस देन 0, यानी मैं नेगेटिव नंबर के साथ वेक्टर a को मल्टीप्लाई करूंगा। और लास्ट केस मेरे पास है जब हम वेक्टर ए को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो स्केलर 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम एक स्केलर को और एक वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है। या आप ये कह लें कि अगर हम 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें या 2 वेक्टर्स को आपस में ऐड करें या 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है, हमारे पास एक नया वेक्टर आता है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इसी तरह अगर हम एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। अब इस केस में जब n जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मैंने सपोज कर लिया n की वैल्यू जो है वो +2 है, तो इस 2 को जब मैं वेक्टर a से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो na थी उसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और वेक्टर a जो है वो ये आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर a को हमने स्केलर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये स्केलर इस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड को डबल कर देगा, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज करवा देगा। तो अगर इस a की मैग्नीट्यूड है मेरे पास 2, तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 होगी। इसी तरह अगर मैं स्केलर 2 को इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है 20, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो नई क्वांटिटी आएगी, जो नई फोर्स आएगी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 20 × 2 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2a मेरे पास वेक्टर जो है
जो कि उस ए की मैग्नीट्यूड से 2 गुना ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखेगा और इसको मैं 2a से रिप्रेजेंट करूँगा। याद रखिएगा जब n हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इससे जो नया वेक्टर हमारे पास आएगा, हमारे पास जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उस नई फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो इतने गुना बढ़ जाएगी जितनी n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू 2 है तो 2 गुना बढ़ जाएगी, n की वैल्यू 3 है तो 3 गुना बढ़ जाएगी, और इस नई फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन वही होगी जो कि इस वेक्टर की पहले डायरेक्शन थी। तो n पॉजिटिव है, लिहाजा a और 2a की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, सेम होगी। सेकंड केस में हमारे पास n जो है उसको मैंने -2 लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है ये इस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड को तो डबल कर देगा, लेकिन जब -2 को वेक्टर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन इस a की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, -2, तो ये माइनस जो है ये इस a की डायरेक्शन को उलट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेक्टर की लेंथ यही आ जाएगी, मैग्नीट्यूड यही आ जाएगी। ये मेरे पास है 2a, यानी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 गुना कर दी, लेकिन n की वैल्यू क्या है, -2, तो जब माइनस आएगा तो वो a की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -2a यानी नया वेक्टर और जो पुराना वेक्टर हमारे पास a था, उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। लास्ट केस है हमारे पास जब n की वैल्यू 0 हो जाती है। जब n की वैल्यू 0 होगी तो इधर 0 आ जाएगा और ये a ऐसे ही आ जाएगा। अब जिस वक्त ये 0 इस वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 0 कर देगा। 0 जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको वो 0 बना देता है, तो 0 इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 0 कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर आएगा उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 हो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। और नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नल वेक्टर की डायरेक्शन होती है आर्बिट्रेरी, यानी कि रैंडम, यानी कि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि जब हम एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस स्केलर का भी कोई खास यूनिट होगा और इस वेक्टर का भी कोई खास यूनिट होगा। तो हमारे पास जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका यूनिट क्या होगा। मैंने इसमें एग्जांपल ली है मोमेंटम की। मोमेंटम हमारे पास होता है मैस इनटू वेलोसिटी। मैस हमारे पास स्केलर है और मैस का यूनिट होता है जी केजी। इसी तरह वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इस स्केलर को यानी मैस को इस वेक्टर यानी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई जिसका नाम है मोमेंटम। तो इस मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, वो इस v के साथ जितनी m की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। और इस मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, मैस चूंकि पॉजिटिव होता है तो जब स्केलर पॉजिटिव होगा तो जो नया वेक्टर आना है और जो पुराना वेक्टर होना है उन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी है, सेम होनी है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अब हम मोमेंटम के यूनिट या डायमेंशन की बात करते हैं। तो मोमेंटम आ रहा है जी मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से। तो अगर आप मोमेंटम का यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप उस स्केलर के यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें उस वेक्टर के यूनिट के साथ। तो स्केलर हमारे पास क्या है जी, मैस। मैस का यूनिट है जी केजी और साथ में हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड। तो केजी और मीटर पर सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो है वो मोमेंटम का यूनिट आ जाएगा जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास मोमेंटम का यूनिट कैसे आया, मैस के यूनिट और वेलोसिटी के यूनिट को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह अगर हम मोमेंटम की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो वो होगी डायमेंशन ऑफ मैस मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इस तरह से हम एक वेक्टर को स्केलर्स की डिफरेंट वैल्यूज लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में हम जो है वो डिफरेंट रिजल्ट हासिल करते हैं।